ऐसी चिंगारी भी यारब अपने खाकिस्तर में है, और वो है जब लगा दीजिएगा तो वो बिशन कपूर नहीं प्रदीप कपूर जी हो जाएंगे। तो मैं यूं कहूं कि साहब इतने बड़े सूरज के की ये किरण ये हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर भाई। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वकार रिजवी साहब का, अपने मित्र का, कि जिन्होंने आज मौका दिया कि भाई मैं अपने वालिद की 37th एनिवर्सरी को यहाँ आप सबके बीच में जो है उनको याद किया जाए। तो उसके लिए वकार रिजवी साहब ने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि साहब हम मनाएंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और उन्होंने यहाँ पर आप सबको जो है दावत दी और सब लोग यहाँ पर आए। इस सभा के अध्यक्ष जी जस्टिस हैदराबाद रजा, जो मेरे वालिद के बहुत पुराने दोस्त, और आज मुझे कितनी मुश्किलात से उनको मैं पकड़ पाया हूँ, ना उनका फ़ोन मिल रहा था, ना उनका मोबाइल मिल रहा था। फिर मैंने उनकी बेटी को मैसेज दिया, फिर उसने दिल्ली से मुझे बताया कि अब काम करने लगा है, तो पकड़ में आए। बहुत अच्छा लगा, वरना हम उनको याद कर रहे थे, और हैदर भाई ना होते तो बड़ा एक कमी लगती। तो वो भी आ गए। और अम्मार साहब तो अभी ताज़ा ताज़ा जो है हज करके आए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि भाई हम लोगों को भी उसका सवाब मिलेगा। और डॉक्टर रमेश दीक्षित जी से तो बराबर प्रेरणा मिलती रहती है, उनके बगैर के पूछे तो कोई काम करते ही नहीं हैं। और अपने क्या कहते हैं, अरे सत्यदेव जी तो हम लोग बराबर कॉफ़ी हाउस में साथ रहते हैं, लगभग रोज़ ही का साथ है। जब वो हुक्म देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, या हम उनको आग्रह करते हैं तो वो आ जाते हैं, तो बराबर। और जस्टिस बीबी नकवी साहब से भी इधर जो है जो क्या कहते हैं मुलाकातों का सिलसिला बराबर रहा है। और इनके मामा सगीर साहब, सगीर अहमद साहब जो है वो मेरे वालिद बिशन कपूर साहब के बहुत पुराने दोस्त, चंद्रशेखर जी के साथी, और सबके साथ। अब मैंने इनसे कहा नकवी साहब से कि भाई आप रिटायर्ड जज रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी हाउस भी आइए, तो ये भी कॉफ़ी हाउस आए। सगीर अहमद साहब भी कॉफ़ी हाउस में आए थे। तो बराबर इस तरह की बैठकें इनके साथ होती रहती हैं। तो ये सिलसिला अब आज देखिए, मेरे फादर के एक बहुत पुराने दोस्त शकील साहब जो यहाँ पर एमएलए भी रहे हैं और पहले कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे हैं, और उनके संबंध मेरे फादर से आगरा के ज़माने के थे। उन्होंने बताया कि भाई जब आपके फादर आगरा में थे तब से मेरी दोस्ती रही। तो उनकी बेटी सीमा यहाँ मौजूद हैं। इनसे मैंने कहा कि भाई हम लोग याद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम ज़रूर आएंगे। तो इस उदय खत्री जी, हमारे एहसन साहब, सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं और सबसे पुराने संबंध हैं। सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे वालिद मेरे तो थे ही, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से ज़्यादा थे, और कोई पर्दा नहीं था। बहुत से लोगों में ये होता है कि लोग अपने पिता से बहुत दूर रहते हैं, क्या होता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। तो मुझे उनके साये में रह के बहुत कुछ सीखने का, जानने का, बहुत से लोगों से मिलने का, और डायस पे जितने बैठे हैं वो सब उन्हीं के सौजन्य से मिले हैं। ये एक मौका मिला है। तो मैं ये कहूँ कि जैसे कि सहाफ़त उन्होंने कैसी की। अभी कुछ दिन पहले मैं लालजी टंडन जी के साथ बाराबंकी गया था, उनकी किताब अनकहा लखनऊ में बोलने के लिए। तो पहले मैं जब उनकी किताब पे बोला, उसके बाद जब लालजी टंडन जी ने कहा कि आप सब लोग जो बाराबंकी में इस प्रोग्राम में आए हैं, आपको पता हो न पता हो, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि बिशन कपूर एक बहुत ही निर्मम पत्रकार थे। भले ही हमारे संबंध कैसे भी हों, लेकिन कभी हमको बख्शा नहीं। तो उन्होंने जो शब्द निर्मम इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा। तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था उनकी पत्रकारिता के बारे में। आगरा में जिस ज़माने में पत्रकारिता कर रहे थे, तो 1962 में खुशवंत सिंह जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली में दिल्ली में ब्यूरो चीफ थे, वो जब आगरा गए और उनसे मिले और लौट के उन्होंने एक कॉलम लिखा, और उसमें लिखा कि दिल्ली में धर्मवीर ICS जो है वो कमिश्नर बनाए गए हैं। तो जो हेडलाइन अपने कॉलम में लिखी, दिल्ली नीड्स इट्स ओन बिशन कपूर। तो आगरा में जिस तरह की पत्रकारिता वो कर रहे थे और किस तरीके से पूरी उनकी पत्रकारिता के बारे में एक कमेंट्री जो है खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेटेड वीकली में 1962 में लिखी, और ये कहा कि भाई दिल्ली में बिशन कपूर जैसे जर्नलिस्ट होने चाहिए। तो उनकी पत्रकारिता के बारे में हम लोग, जैसा कि कहा गया कि बचपन से हम लोगों की आदत थी कि ये मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आए कि भाई अगर कपूर साहब घर पे हों तो मुख्यमंत्री आना चाहते हैं। मैंने तमाम मुख्यमंत्रियों को अचानक ऐसे ही फ़ोन करते हुए आते देखा। तो इस तरह की पत्रकारिता की। रही बात उनकी जो अदब के लिए जो उनका लगाव था, आगरा में उन्होंने नज़ीर अफराबादी की मज़ार पे एक बाकायदा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो बसंत के मेले पे अभी भी चलता है। हालत ये हो गई थी कि उनको ब्लड कैंसर हो गया था, और उनको मना किया था कि आपको कहीं भी नहीं जाना है। उनके ब्लड काउंट्स बहुत कम हो गए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर NC मिश्रा से ये कहा कि देखो, जान जाती हो तो जाए,
लेकिन इस बार बसंत के मेले में, नज़ीर के मेले में जो मैंने शुरुआत करी है, जाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर NC मिश्रा ने कहा अपनी रिस्क पे जाइएगा, लेकिन वो गए और वो आखिरी विजिट थी उनकी। इसी तरह से आगरा में जब थे तो गालिब की मज़ार पे भी बराबर उन्होंने एक प्रोग्राम करते थे। हमारे घर में जो नशिश होती थी, आगरा में भी होती थी, लखनऊ में भी सिलसिला चलता रहा। आगरा में जो होता था तो वहाँ पर उसका एक किस्सा ये है कि उसमें बहुत से लोग आते थे, रागे रागों से लेके बहुत से लोग आते थे। तो उसमें जो शंकर शैलेंद्र, जो बाद में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जाके गीत लिखने लगे, जिन्होंने राज कपूर की फिल्मों के गाने लिखे, वो उस ज़माने में ट्रेड यूनियन लीडर थे और रेलवेज एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइज करते थे। वो भी उस महफिल में आते थे। तो वो जब बॉम्बे में गए और बॉम्बे में जब फिल्मों में गीत लिखने शुरू किए तो उन्होंने कमलेश्वर से पूरा का पूरा आगरा के घर में जिस तरह से महफिल लगती थी, कैसे लोग आते थे, उसका मंजर जो उन्होंने कमलेश्वर को बताया, तो कमलेश्वर के दिमाग में एक भूषण कपूर पत्रकार एक कैरेक्टर बस गया। उन्होंने उसके बाद जो कहानी लिखी, तो कहानी में भूषण कपूर पत्रकार और आगरा में जो घर में होता था पूरा मंजर उन्होंने लिखा। और उसके बाद कई कहानियों में वो भूषण कपूर लिखते रहे। लेकिन उनसे मुलाकात 1974 में हुई तो उन्होंने एक कहानी का संग्रह दिया और उसका भी जो कहानी का संग्रह का नाम था बयान। तो उसमें भी जो कैरेक्टर था उसका नाम भी भूषण कपूर था, जो कि फोटोग्राफर था। तो इस तरह से एक कैरेक्टर बन गए कमलेश्वर के दिमाग में, बगैर मिले बगैर जाने उन्होंने अपनी कहानियों में उसका वो इस्तेमाल करते रहे। रही बात उनकी जो उर्दू की खिदमत थी, तो खैर वो शुरू से ही वो इस तरह से करते रहते थे। यहाँ डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब मौजूद हैं। 1981 की समर की बात है कि कैफ़ी आज़मी साहब अमेरिका और क्या कहते हैं कनाडा घूम के लौट के जब आए तो वो घर पे बैठे हुए थे और कैफ़ी साहब ने कहा कि जब मैं अमेरिका गया और कनाडा गया तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ, तो ये मेरा नहीं था, ये उर्दू का था, तो क्यों ना मिल के हम लोग लखनऊ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें कि जिसमें तमाम लोग आएँ। तुरंत अम्मार साहब को फ़ोन किया। अम्मार साहब VP सिंह की सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे थे। एक आधे घंटे के अंदर जितना भी मिनिमम समय हो सकता है उसमें अम्मार साहब घर आ गए और तीनों ने मिल के लखनऊ शहर में होने वाली पहली इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस की नींव रखी। और उसके बाद फिर उसमें विश्वेश्वर प्रदीप और रामलाल जी और तमाम लोग शामिल हो गए। और उसके बाद जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस जिसमें VP सिंह भी शरीक हुए वो रविंद्रालय में हुई। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करते रहते थे। और आज के दौर में भी अदबी नशिस्त बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में अदबी नशिस्त का सिलसिला 1965 में शुरू हुआ। जब हसन कमाल साहब यहाँ से बॉम्बे जा रहे थे तो उनको एक फेयरवेल या सी ऑफ करने के लिए एक नशिस्त बुलाई गई। तो उसमें लखनऊ शहर के तमाम उस दौर के सारे शायर सब लोग मौजूद थे और वो लोग आए और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जानिसार अख्तर साहब की लखनऊ शहर में आखिरी शाम, मतलब वो भी हमारे घर पे ही सेलिब्रेट हुई। हुआ ये कि उस शहर मतलब अतर नबी साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें कि उर्दू अवार्ड, हिंदी उर्दू अवार्ड कमेटी की तरफ से जानिसार अख्तर साहब को सम्मान दिया गया था। सम्मान के बाद ये था कि खाना खाने के लिए क्वालिटी जाना है। उससे पहले कैफ़ी आज़मी ने कहा कि भैया देखो हम लोग सब लोग तो ज़माने से भूषण कपूर कहीं बैठते हैं, वहीं बैठेंगे। तो उसमें अली सरदार साहब भी आ गए, राजेंद्र सिंह बेदी भी आ गए, सब लोग आ गए और जानिसार अख्तर साहब भी थे। और वो इस तरह से एक जानिसार अख्तर साहब के साथ एक आखिरी शाम मनाई गई। 31 मार्च 1977 वो एक ऐसा दिन था कि जो आखिरी दिन था कि जो शराब पी जा सकती थी, क्योंकि 1 अप्रैल 1977 से जनता पार्टी ने जो है वो प्रोहिबिशन लगा दिया था। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी कैफ़ी आज़मी और तमाम लोग जो उस दिन शहर में मौजूद थे सब लोग घर पे आए। और कैफ़ी साहब बार बार मुझसे ये कहते रहे कि भाई प्रदीप पिला दो आज जितना हो सकता है, क्योंकि कल से तो पानी पियेंगे, शायरी होगी नहीं, पानी पी के कहीं कोई शायरी होती है। तो वो भी एक तमाम इस तरह की यादगार नशिस्त जो घरों में मतलब हमारे घर में होती थी वो एक सिलसिला था। और जिस तरीके का उनका कैंसर से लड़ाई, आप देखिए कि 1978 में उनको ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ और वो कैंसर से उन्होंने संबंधित जितनी भी किताबें थी वो सब उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद उसका इलाज कीमोथेरेपी चलती रही। कीमोथेरेपी बड़ी पेनफुल होती है लेकिन लोगों को अंदाज़ नहीं लगने दिया। वो अपना कॉफ़ी हाउस जाते रहे, खबरें लिखते रहे, जब तक कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने ब्लिट्स के लास्ट पेज पे अपना आर्टिकल नहीं लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि लिविंग डेंजरसली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पत्रकार है भूषण कपूर जो कि इसी अखबार में काम करते हैं, उनको ब्लड कैंसर हो गया है लेकिन वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं।
तब राम एडवाणी साहब ने मुझसे कहा कि यार वो आते हैं, किताबें देखते हैं, मुझसे मिलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। तो उन्होंने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया, अपनी लड़ाई जो है वो लड़ती रही। उनका चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हों, चाहे वो कल्चरल एक्टिविस्ट रहे हों, ज़िंदगी का एक मोटो था लिविंग डेंजरसली। तो उन्होंने ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट थे वो उसी अंदाज से करते रहे। जैसा कि अभी बताया रमेश दीक्षित जी ने कि उन्होंने जो 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो खबर हुआ कि किस तरीके से उन्होंने बटेश्वर कांड में माफ़ी मांगी और क्या हुआ, उसके बाद हमारे घर में हर ज़िले से जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने हर ज़िले में जो है मुकदमा दायर करा था। रोज़ समन चला आता था, कभी रात में कभी दिन, समन चलते ही चले आ रहे थे, लेकिन वो उससे घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी एक लड़ाई है, लड़ी जाएगी। उसके बाद वो सारे मुकदमे जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो गए और फिर वो सब क्वैश हो गए, क्योंकि वो एक जजमेंट था। वो जजमेंट ही जो है वो ब्लिट्स में छपा था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी चुनाव लड़ते थे तो ये 1942 का मामला सामने आ जाता था। तो वो कहते भी थे कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ ये 1942 सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक बड़े आदमी थे कि जब मैं 1996 में इंटरव्यू लेने भी गया तो बहुत कायदे से मिले और मुझसे बोले कपूर ख़ानदान से एक ही शिकायत है, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारा छोटा भाई दिल्ली में हो या तुम्हारे पिताजी थे। जब लिखा मेरे खिलाफ लिखा, तो खैर मैंने कहा कि तथ्यों पर आधारित लिखा, ब्लू द बेल्ट नहीं लिखा। तो खैर उस पर खूब हंसे और बहुत बढ़िया इंटरव्यू मेरे को दिया। तो खैर उनकी सहाफ़त, उनका सारा का सारा जो था वो एक हमेशा उसी फिलॉसफी पर चलता रहा। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।